लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध से बचाने साइबर अधिकारी व बैंक अधिकारियों ने बताए छात्रों को सुझाव। दिनों दिन बढ़ रहे साइबर अपराध व साइबर फ्रॉड को देखते हुए एसपी अशोकनगर ने एक कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत आज मुंगावली शासकीय गणेश शंकर महाविद्यालय में पहुंचकर साइबर अधिकारी व बैंक अधिकारियों ने बच्चों को बताया कि किस तरह साइबर अपराधी लोगों को कैसे टारगेट करते हैं, साथ ही साथ किस तरह से आपकी गोपनीय जानकारी एकत्रित करते हैं, साथ ही किस तरह से फ्रॉड करते हैं। यह सब साइबर प्रभारी मसी खान ने मौजूद छात्र छात्राओं को बताया। साथ ही इन साइबर ठगों से कैसे बचा सकता है, यह भी विद्यार्थियों को बताया। देखिए कैसे बचा सकता है साइबर फ्रॉड से। जो आपने अगर उस पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर दी तो वो ऑटोमेटिकली कार्रवाई करना चालू कर देता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके अगर 5 लाख रुपए अकाउंट से निकल गए और आपका खाता एसबीआई बैंक में है, तो आपकी क्या अप्रोच है? केवल एसबीआई बैंक है, इससे आगे तो नहीं जा पा रहे ना अपन। और फ्रॉड करने वाले के पास में अगर 5 मिनट का भी समय आ गया तो वो क्या करेगा, आपके पैसे को कई अकाउंटों में ट्रांसफर कर देगा। कितना समय लगता है फोन पे अपन को पेमेंट करने में? सेकंडों का टाइम लगता है, मिनटों का टाइम लगता है। तो 1930 पे जब आप कॉल करेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली कार्रवाई होना चालू हो जाएगी। और जो पैसा आपका अमाउंट कटा है और आपने समय रहते अगर उसमें कंप्लेंट कर दी, तो अगर 15 खातों में पैसा गया है आपका, तो जितना जितना जिस खाते में पैसा गया है वो उसको वहां पे होल्ड करता जाएगा। क्लियर है? अगर आप बैंक मैनेजर साहब के पास जाओगे तो जो बोलेंगे यार हमारे यहाँ से तो बोले कोटक महिंद्रा में पैसा चला गया, तो आप कोटक महिंद्रा में पहुंचोगे सर जी अभी हम लोग बैंक में गए थे तो जो सर हमारा 5 लाख रुपए जो कोटक बैंक में चला गया, तो वो देख के बताएंगे यार कोटक बैंक महिंद्रा की जो ब्रांच है ये तो बेंगलोर वाली है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर 1930 पे कॉल लगा दिया तो ऑल इंडिया में कहीं का भी खाता हो, आपका पैसा जहाँ लेयरों में जाएगा उन सारे लेयरों में आपके पैसे को वो रोक देंगे, होल्ड कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपका अवेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको समय रहते 1930 पे कॉल लगाना है। समय रहते हुए शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल पैसा ट्रांसफर होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और फ्रॉड करने वाले आप लोग ट्रेंड उठा कर देख लेना, सैटरडे और संडे वाले दिन फ्रॉड करते हैं। ना तो आपको पुलिस मिल पाए, ना साइबर सेल मिल पाए, ना बैंक। 140 करोड़ की आबादी अपने देश की है और लगभग 80 करोड़ लोग एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि अभी मैं यहाँ पर अगर सिक्योरिटी लेवल का अगर कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो किसी ने भी अपने मोबाइल में कोई सिक्योरिटी का फॉलो किया होगा, नियम नहीं किया होगा। क्योंकि हम लोग ऐसे समाज से आते हैं जहाँ धोखाधड़ी फरेब आपस में तो नहीं पाया जाता, लेकिन इसका इस्तेमाल आप अपना इनोसेंट होने का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं? जो बाहर बैठे हुए। साइबर क्राइम हो सकता है मैं इनके आप लोगों के साथ में आपस में ना हो, साइबर अपराधी हो सकता है दिल्ली में बैठा हो, वो हो सकता है पश्चिम बंगाल में बैठा हो, वो हो सकता है झारखंड में बैठा हो, लेकिन वो कनेक्ट कैसे होता है? कोई बता सकता है? इंटरनेट के माध्यम से। अननोन पर्सन होता है, हम उसको जानते नहीं है। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है कि हम लोग आपस में भरोसा बहुत जल्दी करते हैं। भाई हम इंटरनेट पे अगर कोई चीज को सर्च कर रहे हैं तो हम ये ट्रस्ट लेके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इसको 100% बना रखा हुआ। आपने गूगल पे एसबीआई की साइट को अगर आपने सर्च किया, कस्टमर केयर नंबर सर्च किया, तो हमारे अंदर ये भावना होती है कि भाई गूगल पे जो भी जानकारी है वो लगभग सही होगी। गवर्नमेंट ने उसको वेरीफाई करने के बाद में उसको डाला हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ओपन प्लेटफॉर्म है, उसमें मैं अपनी जानकारी भी डाल सकता हूँ, किसी की भी डाल सकता हूँ। तो होता क्या है कि क्रिमिनल्स जो होते हैं, साइबर अपराधी होते हैं, वो इसी चीज़ों का फायदा लेते हैं। वो हूबहू एसबीआई का एक वेब पेज बना के डाल देंगे उसके ऊपर और ट्रेंड करा देंगे। और जैसे ही आप एसबीआई कस्टमर केयर का नंबर सर्च करोगे तो सबसे पहले एसबीआई का जिस फ्रॉड करने वाले ने जो वेब पेज अपना बना रखा है एज इट इज आपका एसबीआई जैसा एसबीआई का वेब खुलता होगा, वेबसाइट खुलती, वैसे ही वो फ्रॉड करने वाले की भी खुलती है। और ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, वो जो एक फॉर्म को ओपन कर देगा, बोलेगा कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आपका क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है, और सारी जानकारी हम लोग उठा के उसके पेज पे फिल कर देते हैं और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो उनके पास पहुंच जाती है। ट्राइब से फोन आएगा, जो अपनी जो टेलीकॉम कंपनियों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं ट्राइब। आपके पास ट्राइब ऑफिसर का फोन आएगा और आप लोग जानबूझ के मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वो इतनी थ्रू आउट इंग्लिश में बात करेंगे कॉल सेंटर से कि आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में भी कोई अधिकारी
हमसे बात कर रहा है। अब वो बोलेंगे कि आपके नाम पते से एक सिम इशू हुई है और वो हरेसमेंट केस और अनलीगल एक्टिविटीज में पाई गई है और मुंबई में इस सिम के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया है। आप बोलोगे मेरे पास तो कोई सिम ही नहीं है ऐसी, मैंने तो कोई सिम ही नहीं खरीदी है। वो आपको बातों में लगाते लगाते उस स्टेज पे ले जाएंगे। आप बोलोगे अच्छा आपका आधार कार्ड कहाँ है, आपने आधार कार्ड कहीं यूज किया है? तो मैं नहीं समझता, हम इतने लोग बैठे हैं, हमने कहीं ना कहीं आधार कार्ड अपना यूज तो किया ही होगा, करते ही हैं। हाँ बोलेगा यार मैं तो जाता रहता हूँ दिल्ली तो मैंने अपने होटल पे लगा दिया है बस। बोले वहीं से आपका आधार कार्ड लीक हो गया और उससे सिम खरीद ली और अनलीगल एक्टिविटीज उससे हो रही हैं, हरेसमेंट किया लड़की का और आपके खिलाफ मुंबई में या दिल्ली में या कलकत्ता में फलाना फलाना अपराध कायम है, हम आपका कॉल वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, पुलिस को कोई कॉल ट्रांसफर नहीं करो, लेकिन वहाँ से कॉल को ट्रांसफर कर देंगे आपके, फिर आपको पुलिस वाला भी डराएगा, इस तरह से भी पैसे ले लेंगे। तो इसमें सतर्कता रखने वाली बात यह है कि जब भी हम कहीं होटल में जाते हैं या हम कहीं पर भी अपने आधार कार्ड यूज करते हैं तो उस पर लिख सकते हैं भाई हमको होटल में रहने के लिए तो केवल आइडेंटिफिकेशन ही देना है ना कि हम लोग मुहावली के रहने वाले हैं। आप उस पर लिख दीजिए और अपना सिग्नेचर कर दीजिए, ओनली यूज फॉर होटल लिख के और सिग्नेचर कर दीजिए, तो वो उसका आगे जाके कहीं इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तत्काल डाल देते हैं, फिर उनके डीएसपी साहब बात करेंगे, नहीं बोले यार वो तो दरोगा जी का हो गया, वो डीएसपी साहब नहीं मान रहे। फिर एडिशनल एसपी साहब भी आ जाते हैं बीच में, फिर एसपी साहब ऐसे करते करते कमिश्नर साहब तक आ जाते हैं, आपसे लाख 10 लाख 50 लाख जितना भी आपकी कैपेसिटी है वो आप लोग दे देते हो। ऐसी सिचुएशन में मैं नहीं मानता कि आप लोगों के पास ऐसा कोई कॉल आया होगा, लेकिन आप लोगों को अवेयर करने का उद्देश्य ये है कि आपके सामने अगर कोई ऐसी घटना घटित हो रही है, भाई मैं एक अकेला या थाने में हर आदमी हर किसी के घर में जाकर अवेयरनेस नहीं कर सकता या पेपर वाला भी नहीं जा सकता, मीडिया भी आपको घर घर जाकर नहीं बता सकती। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो एसपी साहब है विनीत कुमार जैन साहब, उन्होंने एक विशेष अभियान चला रखा है कुछ अभी लंबे करीब 10 से 15 दिन के लिए, हर डिवीजन हर थाना क्षेत्र में जाके कुछ लोगों को अवेयर करना है। फिर आप लोगों के आगे अगर मान लीजिए कहीं कोई इस टाइप का केस आता है तो आप लोग अवेयर कर पाओ कि भाई पुलिस तो ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन करती नहीं है डिजिटल अरेस्ट वाली, पुलिस कभी किसी को मोबाइल पर अरेस्ट करती नहीं है। तो डिजिटल अरेस्ट का जो शब्द है वो उसका मतलब ये है कि आपको कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल के आगे बांध के रख लेना, उसको एक नाम दे दिया गया है डिजिटल अरेस्ट। अब चूंकि बच्चा हमारा इंदौर में पढ़ रहा है तो हम बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते, यार बात तो सही कह रहा है, नाम भी सही बता रहा है, नाम आपने बता दिया कि मेरा बड़ा लड़का सुमित तो वो इंदौर में पढ़ता है, उसने बोला सुमित इंदौर में नहीं पढ़ रहा है, अनलीगल एक्टिविटीज में अरेस्ट हो चुका है, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ। अच्छा दूसरी बात, जब वो कॉल लगाएगा तो व्हाट्सएप पे पुलिस यूनिफॉर्म में ऑफिसर होगा, ऐसा कॉल कभी भी आपको डायरेक्ट सिम पे नहीं आएगा। जब अपना नॉर्मल कॉल हम एक दूसरे को लगाते हैं वो कॉल वैसा नहीं होगा, वो व्हाट्सएप कॉल होगा और व्हाट्सएप कॉल पे जो डीपी लगी होगी वो पुलिस ऑफिसर की होगी, बाकायदा वो डीएसपी की हो सकती है, वो टीआई की हो सकती है, वो एसआई की भी हो सकती है। तो हम लोगों को क्या है, हम लोग इनोसेंट लोग हैं, हम देखते हैं यार पुलिस का ही कॉल है, फिर वो बोलेगा कि यार तुम्हारा लड़का, इधर से अपन रिक्वेस्ट भी करते हैं कि नहीं हमारा लड़का ऐसा नहीं है, वो तो पढ़ने गया है, वो तो बीटेक कर रहा है, तो वो भी कह देता है उधर से कि यार लगता तो मुझे भी ऐसा है, बोले तुम्हारा लड़का इनोसेंट है, लेकिन भाई अब इसका क्या निराकरण करना है, लो पहले तो अपने बेटे से बात कर लो। तो बेटे से बात करने के नाम पे एकदम थोड़ा सा क्राउड ऐसा कर देते हैं और एक बच्चे को रोने, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, पापा घबरा जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद में क्या होता है, वो बोलते हैं अब हम आपसे पूछताछ करेंगे, अब हम आपसे पूछताछ करेंगे इस संबंध में। तो क्या करेंगे, फिर वो नेक्स्ट जो उनका स्टेप रहेगा वो वीडियो कॉल करेगा आपको, वीडियो कॉल लगाएंगे और वीडियो कॉल में क्या होगा कि जो जिस चेयर पे वो बैठा होगा बाकायदा पीछे पुलिस का मानो लगा हुआ, तिरंगा झंडा भी लगा हुआ, पुलिस का वो भी होगा, बेल्ट यूनिफॉर्म में ऑफिसर्स बैठा होगा, वो आपसे पूछताछ करना चालू कर देगा। उसकी कुछ शर्तें होंगी कि मेरे और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, आपके मोबाइल, जो मोबाइल पे मेरे बात कर रहे हैं अपन लोग और जिस मोबाइल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके स्टेटमेंट ले रहे हो, इस मोबाइल को छोड़ के कोई भी स्टूडेंट आपका चालू नहीं रहेगा। हाथ उठा के बताओ किस किसने सुना है। आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग अगर कोई साइबर क्राइम है तो वो है डिजिटल अरेस्ट। हमारे कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान डिजिटल अरेस्ट नाम का नहीं है। भाई पुलिस, आप अगर पुलिस को आपको बुलाना हो, अगर आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व होंगे या आपके मोबाइल से कोई अगर मान लीजिए अनलीगल एक्टिविटीज हुई है तो लोकल पुलिस में टीआई साहब बैठे तो बुलाएंगे ना थाने पे, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप अपना लैपटॉप खोल लीजिए, हम आपके स्टेटमेंट लेना है, ऐसा बोलते तो नहीं पुलिस। लेकिन आजकल क्या होने वाला है, जो हो रहा है उसमें एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा आपको। मान लीजिए आपका कोई बच्चा इंदौर में पढ़ता है या भोपाल में पढ़ रहा है और
फ्रॉड करने वाला इतना चालाकी से आपको कॉल लगाएगा, वो आपसे पूछेगा कि आप फलाने बोल रहे हैं, आप अपना उसको नाम भी बता देंगे। वो पूछेगा कि आपके बच्चे कितने हैं। हमारे यहाँ पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता कौन पूछ रहा है, कह रहा मेरे 2 लड़के हैं 1 लड़की है। तो बोले लड़का, बड़ा लड़का क्या करता है? बोले सर बड़ा लड़का तो मेरा भोपाल में बीटेक कर रहा है। तो वो बोलेगा बीटेक नहीं कर रहा है भाई,